गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 80 पर आज यूपीपीएससी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 80 तक पहुँच सकते हैं। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज यानी आईएएस प्रीलिम्स 2022 के जो फॉर्म भरने हैं वो कल से स्टार्ट हो गए हैं। जिनको भी अप्लाई करना है 2022 में आप आवेदन कर सकते हो। जून में इसका एग्ज़ाम होगा और यूपी पीसीएस का भी जून में है, उत्तराखंड पीसीएस का अप्रैल में है। तो चलिए, पहला प्रश्न बिना किसी देरी के, वर्ष 1809 में कहाँ पर आधिकारिक तौर पर लोकपाल संस्था का उद्घाटन किया गया था? नॉर्वे में, स्वीडन में, इटली में या कनाडा में? ओम्बुड्समैन, स्वीडन इसका उत्तर सही है। तो वर्ष 1809 में स्वीडन में आधिकारिक तौर पर लोकपाल संस्था का उद्घाटन किया गया। अगर भारत की बात करें तो भारत में संवैधानिक ओम्बुड्समैन का विचार सबसे पहले वर्ष 1960 के दशक की शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया था। और लोकपाल और लोकायुक्त शब्द डॉक्टर एल.एम. सिंघवी द्वारा गढ़े गए थे। ठीक है, तो दो अलग अलग बातें, इनको याद रखिएगा। ओम्बुड्समैन का कार्य क्या है? कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वर्ष 2022-23 के बजट में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कितने हजार किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा? कितने हजार किलोमीटर का विस्तार करना है 2022 के बजट में? 25,000 किलोमीटर। तो वर्ष 2022-23 के बजट में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर का विस्तार करना है। नंबर 3 पर आ जाइए। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ये राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। अगर पूछा जाए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है तो वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो 25 जनवरी 2022 को पर्यटन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के लिए इस वर्ष की थीम यानी 2022 की थीम ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन रखी गई थी। देखिए, इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य है आम लोगों को राष्ट्र के विकास में पर्यटन के महत्व के विषय में जागरूक करना। और हर साल 27 सितंबर को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। नंबर 4 पर आ जाइए, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। गणतंत्र दिवस 2022 की परेड के अवसर पर निकाली गई जो झांकियां हैं उनमें कौन सी झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश की झांकी 2021 में जीता था इसने। तो सिक्किम की झांकी नहीं है। उत्तराखंड एक सांस्कृतिक धरोहर भी नहीं है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की झांकी। ठीक है, तो ए है इसका आंसर। चुनाव भी है इसलिए इसको प्रथम स्थान मिल गया है। तो गणतंत्र दिवस परेड 2022 के अवसर पर निकाली गई झांकियों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की झांकी में चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाने की थीम के साथ प्रदर्शित किया गया था। नंबर 5 पर आ जाइए। डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी को। तो हर साल 28 जनवरी को दुनिया भर में डेटा गोपनीयता दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आम लोगों को डेटा गोपनीयता के प्रति संवेदनशील बनाना और गोपनीयता प्रथाओं एवं सिद्धांतों के प्रसार को बढ़ावा देना। वर्ष 2022 के लिए डेटा गोपनीयता दिवस की थीम क्या है? प्राइवेसी मैटर्स है। नंबर 6 पर आ जाइए। भारत का पहला ग्रेफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला ग्रेफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा केरल में। तो भारत का पहला ग्रेफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। और ग्रेफीन के लिए स्थापित किया जा रहा यह पहला अनुसंधान एवं विकास केंद्र है भारत का। नंबर 7 पर आ जाइए। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है, डार्क मैटर की खोज सबसे पहले वर्ष 1938 में प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने की थी। और डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण बल हमारी आकाशगंगा में तारों को दूर जाने से रोकता है। स्टीफन हॉकिंस ने या अल्बर्ट आइंस्टाइन? स्टीफन हॉकिंग ही है। ठीक है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो देखिए, डार्क मैटर का हालांकि अभी तक पता नहीं चला, लेकिन यह माना जाता है कि यह पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। और यह माना जाता है कि पूरे ब्लैक होल, पुराने ब्लैक होल जो ब्रह्मांड के प्रारंभिक युग में बने थे, डार्क मैटर के स्रोत हैं। यह प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग द्वारा कहा गया था। तो ए सही हो गया।
देखिए, ऐसा माना जाता है कि डार्क एनर्जी के साथ मिलकर यह ब्रह्मांड के 95% से अधिक भाग का निर्माण करता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारी आकाशगंगा में तारों को दूर जाने से रोकता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, सी है इसका आंसर। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि, धनुष। तो बैलिस्टिक नहीं है तो कौन सी है? क्रूज होगी। देखिए, धनुष, ठीक है, अग्नि 1 2 और पृथ्वी 1 2 3 ये सब बैलिस्टिक मिसाइल है, और जो ब्रह्मोस है वो क्रूज मिसाइल है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए, बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाती हैं और पुनः उसमें प्रवेश करती हैं। ये लंबी दूरी की मिसाइलें मतलब कितनी मारक क्षमता होती है इनकी? 300 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक। उदाहरण के लिए पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, धनुष, ये सारी जो हैं बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। और ब्रह्मोस की बात करें तो वह क्रूज मिसाइल है, ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कम दूरी की मिसाइल है, मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर की रेंज तक। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्रोजेक्ट बोल्ड के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? देखिए, इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, और यह परियोजना जो है शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरित पट्टी बनाने का प्रयास करती है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राजस्थान के उदयपुर में निचला मांडवा गांव से सूखे भूक्षेत्र में बांस मरुद्यान नामक एक परियोजना शुरू की है, और यह भारत में इस तरह का पहला अभ्यास है। यह परियोजना जो है शुष्क एवं अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरित पट्टी बनाने का प्रयास करती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा या रही हरित धारा क्या है? कोई खरपतवार नाशी है, या एंटी मिथेनोजेनिक फील्ड सप्लीमेंट है, या ओमिक्रॉन की वैक्सीन है, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कोई कार्यक्रम है? हरित धारा, हरित धारा है एक एंटी मिथेनोजेनिक फील्ड सप्लीमेंट। किसके लिए? मवेशियों के लिए। तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने हरित धारा नामक एक एंटी मिथेनोजेनिक फील्ड सप्लीमेंट विकसित किया है, जो मवेशियों द्वारा किए जाने वाले जो मीथेन उत्सर्जन है उसमें 17 से 20% की कटौती करेगा, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? दुग्ध उत्पादन में भी बढ़ावा मिलेगा। नंबर 11 पर आ जाइए। गुरुत्वीय तरंगों से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए, ये न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल के विलय से अंतरिक्ष में बनी अदृश्य तरंगे हैं। इन तरंगों के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रस्तावित किया था। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो गुरुत्वीय तरंगे अंतरिक्ष में अदृश्य तरंगे हैं जो तब बनती हैं जब सुपरनोवा में एक तारा फट जाता है, दो बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, दो ब्लैक होल विलीन हो जाते हैं, और न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल विलीन हो जाता है। तो ये परिस्थितियां हैं। देखिए, एक सदी से भी पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इनका प्रस्ताव जो है वो किया था। तो दूसरा वाला करेक्ट हो जाता है। हालांकि पहली गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता जो है वो लिगो ने वर्ष 2015 में लगाया था, और इसके ऊपर यूपीएससी ने 16 या 17 में प्रश्न किया था। ये स्पेस वाले प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा के बड़े फेवरेट हैं। पिछले 10 वर्षों में कई बार प्रश्न बने। 12वां प्रश्न है आदित्य L1 मिशन से रिलेटेड है। यह शुक्र मिशन, शुक्र ग्रह का अध्ययन करने वाला भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान है, और इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान विन्यास से लॉन्च किया गया था। बताइए कौन सा करेक्ट है? आदित्य L1 भारत का है, करेक्ट है, लेकिन यह शुक्र नहीं, सूर्य मिशन है। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान विन्यास से लॉन्च किया गया था। दूसरा वाला करेक्ट है केवल। तो आदित्य L1 मिशन जो है वो सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला वैज्ञानिक मिशन है, ठीक है। तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। देखिए, यह एस्ट्रोसैट के बाद आदित्य L1 इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था।
इसरो ने आदित्य L1 को 400 किलो वर्ग के उपग्रह के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान विन्यास से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसका है? चीन का, नासा का, भारत का या जापान यानी जैक्सा का? जेम्स वेब है नासा का है ये, ठीक है, यूएस का। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा का सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इसे हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी भी माना जाता है और यह अपनी खोजों का विस्तार करेगा। यह नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनेडियाई स्पेस एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन है। देखिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नवीन और अप्रत्याशित खोजों को उजागर करेगा तथा मानव की ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा उनमें मानव के स्थान को समझने में मदद करेगा। नंबर 15 पर आ जाइए। चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी गांव का दौरा करने और किसानों के बयान दर्ज करने के लिए गांधी जी के साथ शामिल नहीं हुए। चंपारण सत्याग्रह शुरू होने के पीछे तिनकटिया प्रणाली प्रमुख कारणों में से एक थी। अधिकारियों द्वारा तत्काल चंपारण छोड़ने के आदेश पर गांधी जी ने अपनी हड़ताल तोड़ दी। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, मतलब सारे गलत हैं। देखिए, चंपारण सत्याग्रह इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी एक बुलेट लाइन है ये तिनकटिया वाली, तो तिनकटिया प्रणाली के, ठीक है, ये करेक्ट है ये वाला। शामिल हुए थे ये राजेंद्र प्रसाद और कृपलानी, गलत है पहला स्टेटमेंट। और अधिकारियों द्वारा तत्काल चंपारण छोड़ने के बावजूद भी गांधी जी ने हड़ताल जो है वो जारी रखी थी, तो गलत है, दूसरा वाला सही है। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ क्या था? बिहार के चंपारण में यूरोपीय बागान मालिकों ने भारतीय किसानों को अपने ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए विवश किया। इसे तिनखटिया प्रणाली के रूप में जाना जाता था। देखिए, 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी की सिंथेटिक डाई आ गई। उसने क्या किया? नील को बाजार से बाहर कर दिया, क्योंकि नील प्राकृतिक थी, ठीक है, और सिंथेटिक चीज़ें जल्दी बनाई जा सकती हैं। बागान मालिकों ने दूसरी फसल की खेती करने के लिए किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के बदले क्या किया? लगान और अन्य करों की दर में जो है वृद्धि कर दी, तो किसानों का शोषण होने लगा। फिर क्या हुआ? रामचंद्र शुक्ल ने इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए गांधी जी को चंपारण बुलाया। ये प्रश्न एग्जाम का बड़ा फेवरेट है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? चंपारण, बिहार के चंपारण में, तो रामचंद्र शुक्ल का नाम याद रखिएगा। देखिए, अधिकारियों द्वारा तत्काल चंपारण छोड़ने के आदेश के बावजूद गांधी जी ने अपनी हड़ताल जारी रखी और चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया, इसलिए सी वाला जो स्टेटमेंट था गलत था, ठीक है, हड़ताल है ये। नंबर 16 पर आ जाइए। SSLV मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करेंगे। SSLV का उद्देश्य छोटे उपग्रह को पृथ्वी की भू स्थिर कक्षा में लॉन्च करना है। देखिए, भू स्थिर कक्षा तो दूर है ना, वहाँ तक कैसे जाएगा ये? वहाँ तक तो PSLV जाएगा या GSLV जाएगा, ये तो निम्न कक्षा तक ही जाएगा, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का लक्ष्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत में निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में SSLV का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है, यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है। ये दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। तो SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उद्देश्य छोटे उपग्रह को पृथ्वी की निम्न कक्षा में, ना कि भू स्थिर कक्षा में लॉन्च करना है। हाल के वर्षों में विकासशील देशों, विश्वविद्यालय के छोटे उपग्रह और निजी निगमों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। तो पहला है इनकरेक्ट, दूसरा है करेक्ट। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नरम दल संबंधी नेताओं में शामिल नहीं थे या नहीं है? नरम दल या उदारवादी, ठीक है, गरम दल या चरमपंथी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी नरम दल के हैं, गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल, कृष्ण कुमार मित्र भी नरम दल। लाल बाल पाल जो है ना, तीनों वो उग्रवादी हैं, सॉरी मतलब चरमपंथी हैं। तो देखिए, राष्ट्र आंदोलन के प्रथम चरण के नेताओं को उदारवादी नेता कहा जाता था। उदारवादी नेता संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते थे और कानून के दायरे के अंदर काम करते थे। उनके तरीके कौन कौन से थे? संकल्प पारित करना, अनुनय करना, याचिकाएं करना, अपील दायर करना।
WC बनर्जी हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, बदरुद्दीन तैयब जी, जस्टिस रानडे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, कृष्ण कुमार मित्तल, ये सभी उदारवादी नेता थे। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, अलग अलग करने के लिए, मैच करने के लिए पूछ लेता है। धीरे धीरे हुआ क्या, देश में उग्र राष्ट्रवाद यानी चरमपंथ का चलन बढ़ता गया। इनकी अभिव्यक्ति बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ हुए आंदोलन में देखने को मिली और राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से ही देश में उग्र राष्ट्रवाद का संप्रदाय अस्तित्व में था। इस संप्रदाय का प्रतिनिधित्व बंगाल में राजनारायण बोस, अश्वनी कुमार दत्त और अरविंद घोष ने किया, तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। और महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने किया, और इसके पश्चात विभाजन विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि में चरमपंथी नेताओं जो लाल बाल पाल के नाम से विख्यात हैं, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये बड़े पूछे जाते हैं, ये चरमपंथी हैं। नंबर 18 पर आ जाइए। बर्नाकुलस प्रेस एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाला सही है। बर्नाकुलस प्रेस एक्ट का निर्माण देसी समाचार पत्र पर बेहतर नियंत्रण करने के लिए किया गया था और मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होता था और उसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील की अनुमति नहीं थी। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो बर्नाकुलस प्रेस एक्ट का निर्माण देसी समाचार पत्र पर बेहतर नियंत्रण और राजद्रोही लेखों को दबाने और दंडित करने के लिए किया गया था। मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होता था और उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की अपील की अनुमति नहीं थी। इस अधिनियम के जो घृणित पक्ष सामने आए वो कौन कौन से थे, जैसे कि इसने अंग्रेजी एवं देसी भाषा के समाचार पत्रों के मध्य जो है भेदभाव किया और इसमें अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत सोम प्रकाश, भारत मेहर, ढाका प्रकाश तथा समाचार के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की कार्रवाई से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। अनुशीलन समिति की स्थापना प्रमोद मित्तर ने की। अभिनव भारत का नाम अभिनव भारत सोसाइटी के नाम पर रखा गया था, जो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक संगठन था। कोई इनकरेक्ट तो लग नहीं रहा है इसमें, तो सारे के सारे करेक्ट हैं। तो बिल्कुल ये सारे के सारे करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई भी सही मतलब गलत नहीं है, सारे सही। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है, इसलिए सही उत्तर डी होगा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में कहा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में कलकत्ता में प्रमोद मित्तर ने की। अभिनव भारत का नाम अभिनव भारत सोसाइटी के नाम पर रखा गया था, जो BD सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक संगठन है। 20वां प्रश्न है, हंटर कमीशन 1919-20 का गठन किया गया था किसके लिए। प्राथमिक शिक्षा की स्थिति जांच पड़ताल करने के लिए नहीं। भावी संवैधानिक विकास की जांच पड़ताल करने के लिए नहीं। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की जांच पड़ताल करने के लिए नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल करने के लिए डी। तो वो समय था 29 अक्टूबर 1919 का, जब विधान परिषद ने पंजाब में हिंसा, विशेष रूप से जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की। किसकी अगुवाई में। लॉर्ड विलियम हंटर की अगुवाई में, जिसे हंटर कमेटी या कमीशन के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस नरसंहार की जांच के लिए गांधी जी की अध्यक्षता में एक पंजाब उप समिति नियुक्त की थी, और यह पंजाब उप समिति हंटर कमीशन की निगरानी के लिए भी थी। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। 20 प्रश्न थे ये, ठीक है। इन प्रश्नों की क्वालिटी थोड़ी बढ़िया थी, UPSC सिविल सेवा वाली, तो अच्छे से इनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट UKPSC वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। UPSC सिविल सेवा वाले भी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि फॉर्म निकल चुका है। 20 दिन में भर दीजिए। जिनको दिल्ली चाहिए वो पहले हफ्ते में भर देना, वरना दिल्ली सबसे पहले फिल होता है। धन्यवाद। मतलब प्रीलिम्स का सेंटर।